हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से किंगडम जो होते हैं उनके मेंबर को अपन माइक्रोब्स कह सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। इसके अलावा वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स, ये सब भी किस कैटेगरी में आते हैं? अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। फिर इनकी हैबिटाट के बारे में लिखा हुआ है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं हर जगह हो सकते हैं, इवन उस जगह पर भी हो सकते हैं जहाँ पर और लाइफ फॉर्म्स नहीं होती, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर, डीप इन सॉइल, ठीक है, स्नो की सेवरल मीटर थिक लेयर के नीचे भी हो सकते हैं, किसी और एनवायरनमेंट के अंदर भी हो सकते हैं, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, उसे अपन न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करवा सकते हैं और फिर अपन क्या कहेंगे उसे कि कल्चर हो रहा है उनका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इस पेज पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं, उसमें से कुछ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये डायग्राम जो है वो बैक्टीरियोफेज का है। अगर आप बोर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो तो ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। इसमें देखो हेड है, ये वाला पोर्शन, ये कॉलर, ये टेल, प्लेट, ठीक है, प्रॉन्ग्स, ठीक है। और अगर आप नीट वीट के हैं तो आपकी जो ये क्या कहते हैं लेबलिंग जो है वो आपको पूछी जा सकती है। तो कुछ लेबलिंग आप और अच्छे से फोकस करें, जैसे ये प्रॉन्ग्स है, ये पिंस है, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज एक तरह के क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया उनका क्या होता है? होस्ट होता है। एक यहाँ पर और दे रखा है, ये भी आप याद रखें, एडिनो वायरस का ये डायग्राम है और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है। वैसे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टीएमवी का डायग्राम है, ज़्यादा डिटेल्ड डायग्राम नहीं है। वैसे टीएमवी का डायग्राम अपने 11th क्लास की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं और है कि माइक्रोब्स इन, अब देखो अपन को क्या करना है इस चैप्टर में, माइक्रोब्स की एप्लीकेशंस देखनी है कि मतलब माइक्रोब से अपन अपने लिए क्या क्या यूजफुल थिंग्स बना सकते हैं। तो एक एक करके हेडिंग है। सबसे पहले है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें कर्ड, डो और चीज़ और टोडी, ये जो चार चीज़ें कौन कौन सी? कर्ड है, डो है जो आटा होता है वो, और चीज़ और टोडी, ये चार चीज़ें अपन बनाते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले है कर्ड। तो कर्ड जो है वो मिल्क से बनाते हैं। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल लिया जाता है? लैक्टोबैसिलस, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये एसिड प्रोड्यूस करता है और जो मिल्क को क्या करेगा? कोगुलेट करता है और साथ में ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं मिल्क प्रोटीन को, ठीक है। कर्ड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे इनोक्यूलम और स्टार्टर कहते हैं, जिसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो फिर उस वाले दूसरे वाले फ्रेश मिल्क में जाकर अपने नंबर बढ़ाते हैं। मिल्क के कंपेयर में कर्ड बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो एक तो वो क्या करता है? विटामिन B12 की अमाउंट को बढ़ाता है, इसका मतलब न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ रही है। दूसरा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं कर्ड के अंदर, जब अपन कंज्यूम करेंगे तो ये बैक्टीरिया अपनी गट में जाएंगे और गुड बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाएंगे, ताकि बैड बैक्टीरिया जो होते हैं या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनके नंबर कंट्रोल में रहे। एक कर्ड जो होता है मिल्क के कंपेयर में ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है। नेक्स्ट है डो। तो देखो जो अपने फूड आइटम होते हैं जैसे डोसा, इडली, इवन जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, उनका जो डो होता है वो फर्मेंटेशन से बनाते हैं। अब इसमें से डोसा और इडली का जो डो होता है उसे बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ब्रेड की जो डो होता है उसे बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फंगस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही केस में ये CO2 प्रोड्यूस करता है और CO2 माइक्रोब CO2 प्रोड्यूस करता है और उससे वो पफी अपीयरेंस आती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन से मेथड से ये CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन से मेथड से करेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। एक यहाँ पर ब्रेड बनाने के लिए जिस ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट, और उसका नाम याद रखें आप, कौन सा है? सैक्रोमाइसीज सर्विसाई, ठीक है, अच्छे से याद रखें इसे। नेक्स्ट जो है वो है टोडी। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउदर्न इंडिया में यूज की जाती है। ये फर्मेंटेशन से बनाई जाती है और किसके फर्मेंटेशन से बनाते हैं? पाम ट्री जो होती है उसके सेप से फर्मेंट किया जाता है। नेक्स्ट है चीज़। चीज़ जो होती है वो सब अपन जानते हैं और डिफरेंट टाइप की चीज़ बनती है और उसका जो टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट जो होता है ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दो चीज़ के एग्जाम्पल अपने बुक में दे रखे हैं, एक दे रखा है स्विस चीज़ और एक दे रखा है रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ जो होता है उसके ऊपर लार्ज होल्स होते हैं
और ये CO2 की वजह से होते हैं। और स्विच चीज बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मिनाइन, ठीक है। और रॉकफोर्ट चीज जो होता है उसे बनाने के लिए फंगस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं? एक आते हैं ब्यूरेज और एक आता है एंटीबायोटिक्स। अब ये बनाने के लिए एक लार्ज स्केल पे बनाने के लिए कंटेनर का जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं फर्मेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है फर्मेंटेड बीवरेज, मतलब पहला बीवरेज करेंगे फिर एंटीबायोटिक। तो बीवरेज बनाने के लिए एक फंगस का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल अपन ने ब्रेड बनाने में भी किया था। क्योंकि ब्रेड बनाने में करते हैं उसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और यहाँ बीवरेज बनाने में करते हैं तो उसे ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। बेकर्स ईस्ट और ब्रीवेज ईस्ट दोनों का ही जो नाम है वो सेम ही है, सैक्रोमाइसीस सर्विसाई, ठीक है। अब ये ईस्ट क्या करती है? फूड आइटम या जो भी चीज़ें होती है जिनका अपन इस्तेमाल करते हैं बीवरेज बनाने के लिए उसे सड़ाती है और क्या बनाती है? इथेनॉल बनाती है, ठीक है। ये फर्मेंटर्स के जो एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है। और ये फर्मेंटेशन प्लांट का डायग्राम है। अब अपन को जो अगली चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जितनी भी ड्रिंक्स होती है अल्कोहलिक वो दो कैटेगरी की होती है। एक जिसे अपन डिस्टिलेशन करके बनाते हैं जिन्हें डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, और एक जिन्हें विदाउट डिस्टिलेशन यूज किया जाता है जिसे नॉन डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। तो वाइन और बियर्स जो होते हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो होते हैं वो डिस्टिलेशन से यूज किए जाते हैं। मतलब ये 3 डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स है और ये 2 नॉन डिस्टिलेटेड ड्रिंक्स है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपने एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का क्या मीनिंग होता है? एंटीबायो मतलब अगेंस्ट लाइफ, लेकिन ये अगेंस्ट लाइफ वाली टर्म जो है वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, उनकी लाइफ के अगेंस्ट में। अगर मैं खाऊंगा तो मेरे लिए नहीं है, यही वजह है ह्यूमन के रेफरेंस में इन्हें प्रो लाइफ कहना चाहिए, ना कि अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक की क्या डेफिनेशन होती है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब से ही अपन बनवाएंगे और किसी दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे या उन्हें किल करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाएंगे। अब जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। इसकी जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, तो बोर्ड क्लास एज में पूछी भी जा सकती है। और आप नीट स्टूडेंट जो हैं वो भी अच्छे से इस पे लाइंस अच्छे से याद रखें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। हाँ, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी लेकिन डिस्कवरी उन्होंने की थी। वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई। उन्होंने देखा कि एक दिन जब उनके जो मतलब इंस्ट्रूमेंट थे जो अनवॉश थे उसके ऊपर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा था। बाद में उन्हें पता चला कि इन इंस्ट्रूमेंट पर पहले से पेनिसिलियम नोटेटम करके एक फंगाई ग्रो कर रखी है और वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसे पेनिसिलिन नाम दिया गया। उसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेनिसिलियम नोटेटम जो केमिकल रिलीज करती है उसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पे किया जा सकता है। हालांकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये सब बताया तो था, लेकिन एंटीबायोटिक के तौर पर इसका फुल पोटेंशियल अर्नेस्ट चेन और होवार्ड फ्लोरी ने बताया। तो जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी है उसमें टोटल 3 साइंटिस्ट हो गए, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी, और इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1945 में, क्योंकि इनकी एंटीबायोटिक जो थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय सोल्जर के वाउंड्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में ली गई। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक जो होती है बहुत सारी डिजीज के केस में इस्तेमाल होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कौन कौन सी डिजीज है, जैसे कि प्लेग के केस में इस्तेमाल होती है, वूफिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया जिसे गलघोटू कहते हैं, लेप्रोसी जिसे हिंदी में कुष्ठ कहते हैं, इन सब को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो पहले देखते हैं कुछ एसिड्स। तो देखो सिट्रिक एसिड जो है वो एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है उससे ऑब्टेन करते हैं। दूसरा है एसिटिक एसिड जिसे एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरिया है उससे ऑब्टेन करते हैं। तीसरा है ब्यूटायरिक एसिड जिसे कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है उससे ऑब्टेन करते हैं। फिर है लैक्टिक एसिड जो लैक्टोबैसिलस अब बैक्टीरियम है उससे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है सिट्रिक एसिड के लिए किस माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, लैक्टिक एसिड के लिए किस माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, तो अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है ईस्ट वाला, तो अपन पहले ही कर चुके हैं। फिर है लाइपेज। लाइपेज जो है एक एंजाइम है
और अपन सब जानते हैं इससे लिपिड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री होती है, जहाँ साफ किए जाते हैं अपने क्लोथ्स वगैरह, वहाँ पर ये डिटर्जेंट के साथ इस्तेमाल होता है। इससे ऑयल स्टेन जो होता है वो आसानी से क्या किए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं। एक जो बोटल्ड जूस होते हैं उसमें आप देखते हैं कि वो ज़्यादा क्लीन होते हैं कंपैरेटिवली अपने हाउस में जो अपन जूस निकालते हैं। कारण है कि बोतल जूस को क्लीन किया जाता है पेक्टिनेज से और प्रोटीएजेज से। ये पेक्टिन और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके वो थ्रेड जो होते हैं उनको डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एक तरह का एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ये क्लॉट बस्टर है, मतलब ये क्लॉट्स, ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बन जाए अगर किसी डिजीज में, तो उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। जैसे कि एक डिजीज होती है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। उस केस में ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद में इस्तेमाल किया जाता है, और इसे एक फंगस से ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तीसरा है स्टेटिन। ये ईस्ट मोनास्कस परप्यूरिस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। अगेन इसका इस्तेमाल ऐसी बीमारियों में किया जाएगा जिसमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने वाले एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये पीछे से 3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन्हें वापस लिख देता हूँ। पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लॉट बस्टर है, इसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकालते हैं। दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकालते हैं। और तीसरा है स्टेटिन जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, जिसे मोनास्कस परप्यूरेंस से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सीवेज क्या होता है। तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, माइक्रोब्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। अब अगर अपन इन्हें डायरेक्ट रिवर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिवर भी पॉल्यूटेड होती है। तो सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीज में टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग बिफोर अपन इनको किन में डिस्चार्ज करें, रिवर्स में। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अपन माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि लार्ज और सबसे पहले क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, जिसमें लार्ज और स्मॉल सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्टर कर लिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें सेडिमेंशन टैंक पे भेजा जाता है, जहाँ पर क्या होगा कि जो सारी चीज़ें होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो पहले करेंगे फिल्ट्रेशन, फिर करेंगे सेडिमेंशन। फिल्ट्रेशन में जो फ्लोटिंग डेब्रीज वगैरह ये सब है ये अलग हो जाएगी, और सेडिमेंशन टैंक में सॉइल, स्मॉल पेबल्स ये सब नीचे बैठ जाएंगे, उन्हें रिमूव कर लिया जाएगा। जितने भी ये नीचे सब्सटेंस बैठते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है। और जो ऊपर सुपर नेटेंट होता है उसे अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज देंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन कौन से काम करवाए गए, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, वो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन टैंक में होता है, और फिर एक सेडिमेंशन टैंक इस्तेमाल किया गया। इसमें किसी भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसमें, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। अब है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया उसे पहले एरेसन टैंक में भेजते हैं, और एयर की वजह से यहाँ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करते हैं और फ्लॉक्स बना। फ्लॉक बेसिकली बैक्टीरिया और फंगल का एसोसिएशन होता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं कि जो मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि इन इन्फ्लुएंट में था, जिसे अपन फिल्टर नहीं कर पाए, जिसे अपन सेडिमेंट नहीं कर पाए, उनको ये डाइजेस्ट करते हैं, जिससे बीओडी डिक्रीज होती है। तो एरेसन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और वो बीओडी को क्या करने लगते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब बीओडी क्या है, BOD refers to the amount of oxygen that would consumed if all the organic matter in 1 liter of water was oxidized by bacteria। इसका मतलब BOD ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा है, तभी तो ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है। तो अगर अपन BOD को डिक्रीज करते हैं इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर घटा रहे हैं, पानी को लेस पॉल्यूटेड बना रहे हैं।
तो बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, द ग्रेटर द बीओडी हायर द पॉल्यूशन। ठीक है, तो जब अपन को लगे कि एरेसन टैंक में एक सर्टेन लेवल तक बीओडी घट चुकी है, तब अपन क्या करेंगे, इसे सेटलिंग टैंक में भेजेंगे, जहाँ पर ये जो बैक्टीरियल फ्लोक्स जो होता है वो सेडिमेंट होता है, मतलब नीचे सेटल हो जाता है, और इस सेडिमेंट को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ी सी अमाउंट वापस अपन एरेसन टैंक में भेज देंगे ताकि वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर पाए, और बाकी को एक एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं, जहाँ एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। वो मतलब जो ये जो बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, फंगस का फ्लोक्स था, उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन जो भी बाहर निकलेगा उसको अपन रिवर में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। एक एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर से ही जब डाइजेस्ट होते हैं तो बहुत सारी गैसेज निकलती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बायोगैस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल भी फ्लूम की तरह किया जा सकता है। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पहले सीवेज लेंगे, उसे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन टैंक में डालेंगे और बड़ी चीज़ों को फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद सेडिमेंशन टैंक में डालेंगे, जो भी मिट्टी वगैरह जो होगी या डर्ट वगैरह होगी वो नीचे सेटल्ड हो जाएगी। उसके बाद जो नीचे जो बैठेगा उसे प्राइमरी स्लज कहेंगे, उसे भी आप एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज सकते हैं। जो सेडिमेंशन टैंक के बाद जो ऊपर सुपर नेटेंट रहेगा उसे अपन प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे, उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें एरेसन टैंक में भेजते हैं जहाँ एयर और फिर इनमें एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करवाते हैं, वो बीओडी घटाता है। उसके बाद सेटलिंग टैंक में भेजते हैं जहाँ पे ये सारा फ्लॉक्स जो होगा वो नीचे सेटल्ड होगा, उसकी स्मॉल अमाउंट वापस एरेसन टैंक में भेजेंगे, और बाकी का नीचे सेटल चीज़ है उसे अपन कहाँ भेजेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देंगे, जैसे मीथेनोजन जैसे यूज किए जाते हैं इस टैंक में। और जो है सेकेंडरी इफ्लुएंट होगा उसे अपन रिवर में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान टू सेव मेजर रिवर्स इन आवर कंट्री फॉर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस जो होती है मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है, मीथेन, H2S और CO2, सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन होती है। ठीक है, और ये कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से, और इसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे किया जा सकता है। अब इसमें कौन सी गैस बनेगी ज़्यादा, कैसी बायोगैस होगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सा माइक्रोब्स इस्तेमाल कर रहे हो और कौन सा ऑर्गेनिक वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो। सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिक, वो सेलुलोज मटेरियल को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, और उनसे मीथेन, CO2 और H2 बना सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को मीथेनोजन्स कहते हैं क्योंकि ये मीथेन बना पाएंगे। ऐसा ही एक बैक्टीरिया है मीथेनोबैक्टीरियम, तो अगर आपको पूछे मीथेनोजन का एक एग्जाम्पल दो तो मीथेनोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया जो होते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में, इन्हें बायोगैस प्लांट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये जो कैटल्स जो होते हैं उनके रूमेंस में भी होते हैं, वहाँ सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिशन में हेल्प हो पाए। तो जो काऊ के डंग जो होते हैं उनमें भी ये प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर गोबर को इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी बायोगैस बनाई जा सकती है, जिसे गोबर गैस कह सकते हैं। अब बायोगैस प्लांट होता कैसा है, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन है, कंक्रीट टैंक होता है 10 to 15 मीटर डीप, उसके अंदर बायो, देखो ये ऐसे डायग्राम आप अच्छे से रखें, इसका हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं यहाँ। इसमें यहाँ पर डंक और वाटर डाले जाते हैं स्लरी के फॉर्म में, यहाँ डाइजेस्टर होता है, ऊपर एक जो होता है ऐसे मूविंग, इसका वो अपन कवरिंग कह सकते हैं, जैसे जैसे इसमें से गैस बनती है वो ऊपर उठता है और यहाँ से गैस क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है, और इन गैस का इस्तेमाल अपन इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल किसी के लिए भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है बायोगैस प्रोडक्शन की, दो जो है अपने क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट ने डेवलप की थी, एक है IARI और एक है KYIC। IARI की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है KYIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये आपको पूछी जा सकती है बायोगैस प्रोडक्शन से इंडिया में रिलेटेड दो इंस्टीट्यूट के नाम लिखो, तो ये है, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है कि इनसे अपन डिजीज कॉजिंग और पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। अब
इसमें बायोलॉजिकल मेथड का मतलब अपन लिविंग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे इनको कंट्रोल करने के लिए। जनरली इनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो कि ह्यूमन के लिए टॉक्सिक होता है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपन बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो है बायो कंट्रोल एजेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है। तो बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, उसे बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। 4 अपन को अच्छे से पढ़ना है, लेडी बर्ग और ड्रैगन फ्लाई, बेसिलस थुरेंजिस, ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलो वायरस। इनके एडवांटेज क्या है, ये केमिकल पे डिपेंडेंसी घटाते हैं और साथ में यूजफुल माइक्रोब्स को हार्म नहीं करते। ठीक है, तो पहला है लेडी बर्ग और ड्रैगन फ्लाई। ये जो होते हैं लेडी बर्ड जो होती है वो रेड और ब्लैक मार्किंग की बीटल्स है, और ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा ऐसे लॉन्ग सा होता है जिसके ऊपर ऐसे बड़ा सा पानी के ऊपर तैरते हैं। ये जो है एफिड्स और मॉस्किटो को कंज्यूम करते हैं, तो उनके कंट्रोल के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक है बेसिलस थुरेंजिस बैक्टीरिया, जो कि बेसिकली एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, जो कि अपने जितने इंसेक्ट के जो कैटरपिलर्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई वगैरह के, अगर वो उन्हें कंज्यूम कर जाए तो वो मर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता है। एक इनका सैसे आता है, ड्राइड स्पोर को उसे पानी में मिलाए और प्लांट के ऊपर गिरा दें, और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग से अपन बीटी कॉटन बनाएं, जो अपन आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है एक फंगस का नाम याद रखना है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगस है जो जनरली रूट में प्रेजेंट होती है, और रूट के आसपास प्रेजेंट है, तो रूट में जो होने वाले इन्फेक्शन जो होती है उन्हें कंट्रोल करती है। फिर है एक बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस जो होता है वो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा को मतलब अटैक करता है, लेकिन ये हर किसी को हार्म नहीं करता, तो ये इसकी अच्छी चीज़ भी है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस कैटेगरी का ये वायरस है, जीनस है इसका, याद रखें। ये वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता प्लांट, मैमल्स, बर्ड, फिश, इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पर भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो ये अच्छी चीज़ है। इससे अपन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर ऐसे ऑर्गेनिज्मों को कहते हैं जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी बढ़ाते हैं। अब इसमें आपके कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया आता है, फंगाई आती है और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में याद रखना है राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक है, एजोस्पाइरलियम और एजोटोबैक्टर जो कि फ्री लिविंग है। ये तीनों ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये याद रखना है कि बायो फर्टिलाइजर के तौर पे कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है, फंगाई होते हैं और साइनोबैक्टीरिया। सारे नहीं, जो इनके एग्जाम्पल होंगे अपन उनको उसको अच्छे से याद करना है। और फिर बैक्टीरिया कौन से हैं, फंगाई कौन सी है, साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं, उनके नाम याद करने हैं। तो सबसे पहले अपन ने कौन से देखे हैं, बैक्टीरिया में कौन कौन से थे, राइजोबियम था, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर था जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर फंगाई में माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट और फंगाई का। फंगाई कौन से जीनस की होती है, ग्लोमस जीनस की। अब इसका क्या क्या फ़ायदा होता है, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है, रूट को रेजिस्टेंस बनाती है रूट पैथोजन से, और सेलेनिटी और ड्रॉट के टूवर्ड्स टॉलरेंस लेवल बढ़ाती है। तो 3 फायदे हैं इसके। ठीक है, फिर है साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया। ये क्या करती है, ये भी फर्टिलिटी बढ़ाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी बढ़ाती है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा होता है। उम्मीद करूँगा कि ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए, और आप अच्छे से नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।